कि आजम खान का बाहर आना एक तरीके से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के लिए एक तरीके से संजीवनी का काम, अपनी मर्जी से आजमगढ़ के अंदर नहीं गई होंगी, बीजेपी ने कहीं ना कहीं दबाव बनाया। और दूसरी बात नाजमीन की आप अगर देखें कि अपर्णा यादव के साथ जिस तरह सौतेला व्यवहार बीजेपी कर रही है, आप देखिए कि एक बार भी उनको किसी बड़े पद पर नहीं लेकर जाया जाता, कोई मंत्री नहीं बनाया जाता, इलेक्शन में नहीं उतारा जाता। ऐसे तमाम सवाल हैं जो अपर्णा यादव को लेकर अब। नमस्कार, मैं नाजमीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। लोकसभा का चुनाव अपने आखिरी पायदान पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। 25 मई यानी कि छठे चरण के मतदान की प्रक्रिया चालू है। ऐसे में 8 राज्य 58 लोकसभा सीट और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 14 लोकसभा सीटों पर मतदान किए जा रहे हैं। छठे चरण में 14 लोकसभा सीटों पर मतदान के दौरान समाजवादी पार्टी जहां अपनी जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने कई पुराने सांसदों पर भरोसा जताए हुए है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ लोकसभा सीट के बारे में चर्चा करें तो फिर से भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश लाल यादव निरहुआ को मैदान में उतारा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने यहां पर चेहरे का बदलाव किया है, यानी कि धर्मेंद्र यादव अब दिनेश लाल यादव निरहुआ के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ की बात करें तो 2022 में हुए उपचुनाव में मुकाबला धर्मेंद्र यादव से तो हुआ, लेकिन चुनाव यहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, जिसके बाद भरोसा जताया जाता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, उस किले को भेदने का काम भी भारतीय जनता पार्टी इस बार कर लेगी। लेकिन इसके बावजूद कई संकेत यहां पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के जीतने के, जिसमें खासकर गुड्डू जमाली का जिक्र किया जा रहा है। कहा जा रहा है गुड्डू जमाली का समाजवादी पार्टी में जुड़ जाना कहीं ना कहीं बड़ा फर्क आजमगढ़ की सीट पर डाल सकता है। इतना ही नहीं, दिनेश लाल यादव निरहुआ के खिलाफ जनता का भारी विरोध करना भी कहीं ना कहीं कारण बन सकता है। लेकिन हाल ही में एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में आती है, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट से आजम खान को राहत मिल जाती है। आजम खान जो 7 साल की सजा के चलते जेल में बंद थे, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट उनकी 7 साल की सजा पर रोक लगा देती है और आजम खान और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की बात करें, उनको जमानत दे देती है। ऐसे में कहा जा रहा है कि छठे चरण में तो मतदान है, लेकिन 7वें चरण में होने वाले मतदान पर भी इसका खासा असर पड़ सकता है। आजम खान का जेल से बाहर आना, इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बन जाते हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मेरे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमन सर, पहले आजमगढ़ सीट के बारे में चर्चा करेंगे। आजमगढ़ सीट जिस पर आखिरी मौके पर अपर्णा यादव भी दिनेश लाल यादव निरहुआ के लिए प्रचार प्रसार करने आई थी। धर्मेंद्र यादव ने ये तक कह दिया था कि जिसकी मर्जी है कोई भी आ सकता है, किसी को किसी के लिए रोक नहीं है, लेकिन अपनी जीत का दावा वो करते हुए नजर आ रहे थे। आज वोट है, क्या असर पड़ता हुआ देखा जा सकता है? देखिए, आजमगढ़ का जिक्र आप कर रहे हैं और जाहिर बात है कि आजमगढ़ सीट जो है वो लगातार सपा पार्टी की एक कह सकते हैं परंपरागत सीट रही है। वहां पर अमूमन सपा प्रत्याशी चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन 2019 में जब अखिलेश यादव चुनाव जीते हैं और बड़े अंतर से चुनाव जीते हैं, क्योंकि दिनेश लाल यादव निरहुआ पहली बार चुनाव मैदान में उतरे थे 2019 में, और उस वक्त वो दावे कर रहे थे कि मैं जो है विधि का विधान भी मिटा सकता हूँ, मैं जो ईश्वर का लिखा भी मिटा सकता हूँ, और तमाम तरह की बड़बोलेपन का बयान दे रहे थे कि मैं हारूंगा नहीं, मैंने बता दिया कि मैं जीत मेरी ही होने वाली है। लेकिन जब परिणाम सामने आते हैं तो पता लगता है कि 2.5 से 3 लाख वोटों के अंतर से निरहुआ चुनाव हार जाते हैं। उसके बाद निरहुआ गायब से हो जाते हैं, उसके बाद बयानबाजी नहीं आती। लेकिन जैसे 2022 का विधानसभा चुनाव आता है और अखिलेश यादव को ऐसा लगता है कि उनको विधानसभा चुनाव में उतरना चाहिए, और उसके बाद वो आजमगढ़ सीट से एक तरीके से त्यागपत्र देते हैं और उसके बाद वो कह सकते हैं विधानसभा चुनाव में आते हैं। अब वहीं पर जब उपचुनाव होते हैं आजमगढ़ में, तो एक बार फिर दिनेश लाल यादव की एंट्री होती है और सपा की तरफ से धर्मेंद्र यादव चुनाव में पहुंच जाते हैं। तमाम कश्मकश के बावजूद भी आप देखें कि दिनेश लाल यादव के खिलाफ जिस तरह से धर्मेंद्र यादव ने मोर्चा खोला और जो पूरी की पूरी उन्होंने कह सकते हैं कि जन समर्थन जुटाने की प्रयास की कोशिश की, उसमें उनको सफलता भी मिली। क्योंकि अगर आप देखें आंकड़ों को तो पता लगता है कि मुश्किल से 7-8 हज़ार जो वोट हैं उनसे धर्मेंद्र यादव की यहाँ पे हार होती है, यानी कि मुकाबला लगभग बराबरी का था। और उसमें भी गुड्डू जमाले जो समय बसपा के सदस्य थे, उनको भी 2.5-3 लाख वोट मिलते हैं। नाजमीन, तो अब आप समझ
सकते हैं किस तरह खेल था। अब गुड्डू जमाली सपा में आ चुके हैं, तो क्या वो जो वोट उनका था वो सपा में शिफ्ट हो गया, ऐसा होता है तो यहाँ पर दिनेश लाल यादव की हार एक बार फिर तय होती हुई दिखाई पड़ सकती है। अब आपने आजम खान का जिक्र किया, देखिए आजम खान एक बड़ा चेहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ तक कहा गया कि जब जेल में बैठे हुए थे वो रामपुर और मुरादाबाद की सीटों पर लगभग नाम तय हो गए थे, एसटी हसन का नाम तय हो गया था और रामपुर में भी नाम तय हो गया, लेकिन ऐन वक्त पे आजम खान के कहने पर वहाँ से मौलाना नदवी आ जाते हैं, यहाँ से जो है महिला प्रत्याशी आ जाती हैं। तो ये बताता है अपने आप में कि किस तरह का जो सपा के अंदर मजबूती है आजम खान की। तमाम बातें होती हैं उनके खिलाफ, तमाम चीज़ें चलती हैं कि सपा से उनके संबंध खराब हो गए, तमाम ये अखिलेश यादव के साथ में उनकी नहीं बनती। लेकिन अगर आप एंड ऑफ द डे देखें तो एसटी हसन ने भी कहा कि आजम खान की वजह से उनका टिकट कट गया। तो आप समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के अंदर कितनी हैसियत रखते हैं आजम खान की। अखिलेश यादव हर एक फैसला करते हुए या करने से पहले आजम खान से सलाह मशवरा जरूर करते हैं, जेल में मुलाकात भी करते हैं और तमाम सारी बातें होती है। तो आप ये मानिए कि अब अगर जेल से वो बाहर आते हैं, क्योंकि आजमगढ़ में तो आज चुनाव हो रहा है और उनके आने से प्रभाव जरूर पड़ेगा, क्योंकि आजम खान अगर जेल से बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव मैसेज समाजवादी पार्टी के लिए जरूर जाएगा और जो मतदाता हैं उनके जो कार्यकर्ता हैं वो उस ऊर्जा को कहीं ना कहीं जो क्षेत्र के उनके कह सकते हैं जो मतदाता हैं उनके अंदर सर्कुलेट जरूर करेंगे और यहाँ पर एक तरह के धर्मेंद्र यादव को बड़ी ताकत मिल सकती है। साथ में हम अगर देखें पूर्वांचल में अभी कई सीटों पर मतदान होना बाकी है आने वाले, अगर हम 1 जून की बात करें कई महत्वपूर्ण सीटें, चाहे मिर्जापुर की बात करें, रॉबर्ट्सगंज की बात करें, गोरखपुर की बात करें और भी कई ऐसी महत्वपूर्ण सीटें जहाँ पर चुनाव होने वाला है। तो ये मानकर चलिए कि आजम खान का बाहर आना एक तरीके से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के लिए एक तरीके से संजीवनी का काम कर सकता है, क्योंकि आजम खान की हैसियत हमेशा से समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह के बाद हमेशा दूसरे नंबर पर रही है। इसीलिए अखिलेश यादव हर एक फैसला करने से पहले, हर एक कोई बड़ा कह सकते हैं कि अनाउंसमेंट करने से पहले आजम खान से सलाह मशविरा करते हैं। अब आजम खान जेल से बाहर हो रहे हैं तो ऐसे में आप मानकर चलिए कि यहाँ से जो समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव है, इंडिया गठबंधन है, उनको एक ताकत मिलती हुई नजर आएगी जो बीजेपी के खिलाफ वो आने वाले 1 जून से पहले जो प्रचार प्रसार होगा उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। सर एक और सवाल यहाँ पर ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि आप देखिए कि यहाँ पर कई ऐसे सांसद हैं जो 2019 में भारी मतों से चुनाव उन्होंने जीता। पीलीभीत की बात करें वरुण गांधी ने जीता, बदायूं की बात करें तो संघमित्रा मौर्य यहाँ पर मौजूद है, दिल्ली में बात करें रमेश बिधूड़ी भी मौजूद है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार के चुनाव में सुपरस्टार पर भरोसा कर रही है। आप देखिए कि मनोज तिवारी का टिकट नहीं काटा जाता, तमाम सांसदों का टिकट काट दिया जाता है। यहाँ पर निरहुआ की बात करें तो उनका टिकट नहीं काटा जाता है, तमाम जीते हुए सांसदों के टिकट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी काट देती है। ये एक बड़ी चूक मानी जाए या एक रणनीति के तहत देखा जाए? देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, आपने मनोज तिवारी का जिक्र किया, इसमें हेमा मालिनी शामिल हो सकती हैं और निरहुआ का आप जिक्र कर ही रहे हैं। जाहिर बात है कि बीजेपी को शायद अपने नेताओं से ज्यादा भरोसा अब अभिनेताओं के ऊपर हो गया है, अभिनेत्रियों के ऊपर हो गया, इसीलिए बारंबार इनको टिकट देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको शायद याद होगा कि इस बात को लेकर भी चर्चा थी कि हेमा मालिनी का टिकट कट सकता है, लेकिन अंतिम मोमेंट पर उनको टिकट दिया गया। इसके अलावा अगर हम देखें कि मनोज तिवारी का टिकट की आप बात करें कि दिल्ली में लगभग 6 जो उनके प्रत्याशी थे उनको बदल दिया गया, जिसमें प्रवेश वर्मा जैसा नाम था, बड़ा नाम, हर्षवर्धन जैसे नाम थे, गौतम गंभीर जैसे नाम थे। तो आप समझ सकते हैं बीजेपी किस उलझन से कहने के गुजरती हुई नजर आ रही है। वहीं पवन सिंह जिनको टिकट दिया जाता है कहते हैं भाई मैं नहीं लड़ूंगा, टिकट अपने पास रखिए, वो जो है एक तरीके से कहीं निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर बीजेपी की जो मुश्किलात है वो इसी को लेकर है कि क्या इस बार वो अपनी रणनीति को बनाने में चूक गए, क्योंकि रमेश बिधूड़ी का जिक्र आपने किया। दिल्ली में रमेश बिधूड़ी काफी बड़े नेता माने जाते हैं, संसद में भी उनके बयानबाजी खूब होती है और तमाम तरह से कह सकते हैं बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आते हैं। लेकिन साउथ दिल्ली से जिस तरह से उनका टिकट कट गया है और यहाँ पर रामवीर सिंह बिधूड़ी को टिकट मिला है, तो अपने आप में ये बताता है कि क्या यहाँ से रमेश बिधूड़ी की नाराजगी बीजेपी पे भारी पड़ने वाली है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल से पूछा जाता है कि भाई आप लिखकर बताते हो कि कौन कितनी सीटें जीतने वाला है, तो इस बार क्या होने वाला है वो पेन निकालते हैं और कागज पे लिखते हैं कि 7 की 7 सीटें यहाँ पर इंडिया गठबंधन जीतने वाला। तो आप समझ सकते हैं कि क्या बीजेपी के ऊपर अब आम आदमी पार्टी या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन भारी पड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। अगर हम यूपी की बात भी करें, देखिए राजा भैया वहाँ मौजूद हैं जो सबसे मजबूत कह सकते हैं पिलर माने जाते हैं पूर्वांचल में बीजेपी के लिए। लेकिन जिस तरह से इस बार उनकी नाराजगी दिखाई पड़ती है, अनुप्रिया पटेल की बयानबाजी होती है, ओपी राजभर की बयानबाजी होती है, जिससे
पूरी तरह से वो या उनके जो कार्यकर्ता हैं पूरी तरह से गुस्से में आ जाते हैं, नाराजगी अपनी जाहिर करते हैं और ये तक कहा जाता है कि मिर्जापुर सीट के ऊपर अब प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी जो है वो राजा भैया संभालने वाले, यानी कि अनुप्रिया पटेल के खिलाफ एक माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। और सपा भी वहां पर एक बड़ी चाल चलती है, भदोही से जो सांसद थे रमेश बिंद, उनको वहां से उतार देती है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी को उनकी मान में घेरने का जो कह सकते हैं कि सपा ने इंतजाम किया है वो बीजेपी के ऊपर कह सकते हैं कि भारी पड़ता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो पूर्वांचल है नाजमीन, वहां पर ये माना जाता है कि सपा की या कांग्रेस पार्टी की बिल्कुल चलेगी नहीं, बीजेपी के पक्ष में पूरा माहौल बनेगा। लेकिन जिस तरह से एन वक्त में बड़ा खेल हुआ है वो ये बताता है कि बीजेपी अगर इसी तर्ज पे देखा जाए तो कम से कम 7 से 8 सीटें वहां पर हारती हुई दिखाई पड़ती है। प्रशांत किशोर जो राजनीति के बड़े जानकार हैं, रणनीतिकार हैं, हर एक फैक्ट और फिगर को अच्छे से समझते हैं, वो भी ये बात कहने को मजबूर हो रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी का एक तरह गढ़ बनता चला जा रहा था, वहां पर इस बार बीजेपी को तकरीबन 20 सीटों का नुकसान होने वाला। अगर बीजेपी की बात करें नाज़मीन तो 74 सीटों पर या 75 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही उत्तर प्रदेश में, और ऐसे में क्या 50-55 सीटों पर बीजेपी सिमटेगी, तो अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए मुझे लगता है सरकार बनाना मुश्किल हो सकता है। और साथ में जो दावे लगातार किए जा रहे थे 400 पार, उसको बड़ा झटका ऐसा लगता हुआ नजर आएगा। एक छोटा सा सवाल रहेगा सर कि अगर हम अपर्णा यादव की बात करें, अपर्णा यादव अगर स्टार प्रचारक के रूप में देखी जा रही है तो तमाम और सीटों पर भी प्रचार कर सकती थी। जो अब तक चुनाव हो चुके हैं जिन सीटों पर अपर्णा यादव की मौजूदगी देखने को नहीं मिलती है, जिसके पीछे कारण बताया जाता है कि परिवार के खिलाफ नहीं उतरूंगी, तो ना ही मैनपुरी वो पहुंचती हैं और ना ही वो बदायूं पहुंचती है, तमाम सीटों पर नहीं पहुंचती। लेकिन आखिरी दिन और आखिरी सीट की बात करें आजमगढ़, वहां पर पहुंच जाती हैं। तो अपर्णा यादव खुद जाना चाहती थी या फिर भारतीय जनता पार्टी के तहत मजबूर हो गई थी? देखिए बिल्कुल मुझे तो ऐसा लगता है खुद जाना नहीं चाहती होंगी, क्योंकि मैनपुरी में देखिए नाज़मीन की उनसे कहा गया कि भैया आप चुनाव जाकर लड़िए, उन्होंने कहा कि नहीं मैनपुरी नहीं, किसी भी सीट से मुझे बोली मैं चुनाव लड़ूंगी, लेकिन अपने परिवार के खिलाफ मैं चुनाव नहीं उतरूंगी, नहीं लड़ूंगी। आप ये मानकर चलिए कि वो अपनी मर्जी से आजमगढ़ के अंदर नहीं गई होंगी, बीजेपी ने कहीं ना कहीं दबाव बनाया। और दूसरी बात नाज़मीन की आप अगर देखें कि अपर्णा यादव के साथ जिस तरह सौतेला व्यवहार बीजेपी कर रही है, आप देखिए कि एक बार भी उनको किसी बड़े पद पर नहीं लेकर जाया जाता, कोई मंत्री नहीं बनाया जाता, इलेक्शन में नहीं उतारा जाता, ऐसे तमाम सवाल हैं जो अपर्णा यादव को लेकर अब सामने आ रहे हैं। और शिवपाल यादव भी कहीं ना कहीं मोर्चा बंदी करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है कि चुनावों के बाद यानी कि लोकसभा चुनाव के बाद अगर अपर्णा यादव के हिस्से में कोई जिम्मेदारी नहीं आती है तो उनकी वापसी सपा में होती हुई नजर आए, क्योंकि परिवार के खिलाफ वो उतरने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में बीजेपी भी उनको कोई बड़ा पद देने को तैयार नहीं है और आपस का जो तकरार है वो कहीं ना कहीं अभी संजाम पर पहुंचेगा कि वो शायद बीजेपी को छोड़कर एक बार फिर से अपने परिवार के पास या यूं कहें कि समाजवादी पार्टी में लौट सकती है। जी बिल्कुल, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में तकरार है, लेकिन समाजवादी पार्टी का परिवार बढ़ता ही जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आजम खान को जमानत मिलना है। अब ऐसे में सपा की मजबूती भारतीय जनता पार्टी में कलह क्या इस बार के चुनाव में कोई खासा असर दिखा पाएगी या फिर नहीं, इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी अब क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।